हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है और मैं आज इस वीडियो सेशन में आपके लिए एमपीपीएससी का जो डीएसपी रेडियो का भी एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में 16 अक्टूबर 2022 को, उसका क्वेश्चन पेपर अभी लेके आया हूँ। उसको अब लोग हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे इस पूरे एग्जाम में, जिसमें 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के थे और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे। तो मैं जो अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो टेक्निकल सेक्शन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला सेक्शन है, वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसके शुरुआत के 50 क्वेश्चन में इस पार्ट में डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन होंगे वो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 51 से स्टार्ट है और 100 तक हम लोग जाएंगे। ठीक, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाला सेक्शन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था सिग्नल एंड सिस्टम से। उसमें ये बोला गया था कि डर्चलेट कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, क्या है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन के लिए डर्चलेट का कंडीशन था। ठीक है, तो डर्चलेट कंडीशन में क्या क्या ऑप्शन है, तो उसमें ऑप्शन है कि फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ डर्चलेट का कंडीशन क्या है। कि डर्चलेट का कंडीशन ही है कि भैया जो फंक्शन होता है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, और क्या बोलते हैं उसकी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए एक इंटरवल में। तो आई होप ये चारों ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं। चारों जो मैं कंडीशन बताया वो सब कंडीशन इस 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वो क्वेश्चन है विनर किंचिन थ्योरम का। विनर किंचिन थ्योरम सेज दैट। तो आपको मैं विनर किंचिन थ्योरम के बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, एक रैंडम प्रोसेस जो वाइड सेंस स्टेशनरी है, अगर इसका आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालें, ठीक है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, वो बराबर होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ठीक है, उसी रैंडम प्रोसेस का। ये विनर किंचिन थ्योरम का कहना था। तो इसमें आप देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बी ऑप्शन देखिए, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मेक्स अ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। तो बिल्कुल सही है जैसा हम लोग ने सोचा। तो विनर किंचिन थ्योरम का ये कहना था और ये ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सिग्नल एंड सिस्टम से है कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल, देखिए एक सिग्नल होता है जो बार बार रिपीट करते हैं, उसको पीरियोडिक बोलते हैं, और ये सिग्नल है नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी नॉन पीरियोडिक सिग्नल का कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको बता दें कि देखिए नॉन पीरियोडिक सिग्नल जब है तो वो मतलब किसी एक ही पीरियड में, मतलब कोई मतलब वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे अपन -t/2 से लेके t/2 तक ट्रंकेट करेंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ट्रंकेटिंग। ठीक, तो ट्रंकेट करना मतलब काटना उसको, तो ट्रंकेट करते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कहाँ से, -t/2 से t/2। तो ये आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54th है कि अगर एक रैंडम प्रोसेस है, ठीक, रैंडम प्रोसेस है, उसको वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस तब बोला जाएगा जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि एक रैंडम प्रोसेस को वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस तभी बोला जाता है जब उसका मीन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन वो डिपेंड करता है टाइम डिफरेंस पे। ठीक है, टाइम डिफरेंस पे उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डिपेंड करते हैं। तो ये दो कंडीशन है। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन होता है, तो वो कॉन्स्टेंट है। और दूसरा ऑप्शन भी सेटिस्फाई करेगा कि दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है। तो ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, तो और एंड नॉन नेगेटिव, तो बिल्कुल सही है। जो कोई भी प्रोबेबिलिटी होता है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और नॉन नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन भी सही।
इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए का बी से कोई लेना देना नहीं, बी का ए से कोई, तो ये दोनों अलग अलग इवेंट है, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी अगर सम करेंगे तो इन दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम होगा, तो यही तो ऑप्शन में बोल रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब एक दूसरे का कोई रिलेशन है एक दूसरे में, तो ये होगा। तब अगर पी ए प्लस बी करना होगा तो आपको क्या करना होगा, पी ए को ऐड करना होगा, पी बी के साथ ऐड करना होगा, माइनस ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन करना पड़ेगा, तो ये इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई पी ए इंटू बी, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ओवरऑल तीनों ऑप्शन सही है, तो कोई भी ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है जो ईएमटी से है। उसमें आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको पूछा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन का निकालिए जब आपका यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज वो आपका 8 नैनो कूलम पर मीटर है और अलोंग जेड एक्सिस है, कहाँ तक निकालना है, एट रो इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर में निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन चार्ज से कैसे रिलेशन है उसका, 2 पाई एप्सिलॉन रो। ठीक है, तो 2 पाई एप्सिलॉन रो होता है इंटू ए रो होता है ये, तो इस फॉर्मूला में रख दीजिए, ये है 8 नैनो कूलम पर मीटर, या इसको अपन लिख देते हैं 8 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ कर लीजिए 2 पाई इंटू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आप या तो 8.85 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं, या 1/36 पाई इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं, तो पाई पाई कट जाएगा, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, और या इंटू 3 इसको एरो, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आपका जो आंसर आता है, ठीक है, वो आपका आंसर कितना आएगा 47.9, ठीक, वोल्ट पर मीटर। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल का बहुत आसान क्वेश्चन, कि यहाँ पे आपको रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक दे दिया है, बस इसका आउटपुट निकालना है। तो देखिए ये तीनों पैरेलल में है, तो तीनों पैरेलल में होते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, और इसके ऊपर में आउटपुट लिया गया है, तो इसको हम लोग ऐसे बार लिख देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बार बी ऑप्शन में सीधा सीधा दिख रहा है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफर मास ट्रांसफर फंक्शन स्प्रिंग मास डैम्पर वाला है। ठीक, इसमें अगर आप लाप्लास लेके चलते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि m को जनरली अपन m s स्क्वायर से लिखते हैं, ये जो स्प्रिंग होता है उसको अपन क्या लिखते हैं k1 के साथ में x जो उसका वेरिएबल है, इसमें भी x है, तो आपका k2x हो गया। ठीक है, k2x हो गया, और उसके बाद फिर इसमें आपका फोर्स भी लगा है F, जो चक्के में लगा है, तो F इंटू एस हो गया, तो इतना होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप देख लीजिए ये किसके डिनोमिनेटर में है, ठीक है, एम एस स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2x प्लस आपका fs। तो देखते हैं नीचे में कहीं ऑप्शन में है क्या, देखिए यहाँ k1 इंटू k2 है, यहाँ k1 प्लस k2, ये k1 इंटू k2 है, और ये सिर्फ k1 है, तो हमारा ऑप्शन में क्या आ रहा था जो हम लोगों ने निकाला था, एम एस स्क्वायर प्लस एफ एस प्लस k1 प्लस k2, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और आपको 2% के उस पे आपको फाइनल वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू है, तो सेटलिंग टाइम निकालना है। सेटलिंग टाइम का सिंपल फॉर्मूला है 2% के लिए 4/ζ⍵n। ठीक, और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर अगर कर लें, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ω n² प्लस s² 2ζ⍵ns प्लस ω n², इसको आप कंपेयर कर लें तो आपको क्या मिलेगा, ω_n की वैल्यू 1 मिल जाएगी, 2 इंटू जीटा इंटू ω_n की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, इक्वेट कर दीजिए 0.2 से, तो जीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0.1। ठीक है, मतलब 1/10। अब इस सेटलिंग टाइम के फॉर्मूला में रख दीजिए 4/ζ⍵n, 4/ζ क्या है आपका 1/10 है, इंटू ω_n कितना है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40, तो 40 सेकेंड इसका सही आंसर होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी कंट्रोल सिस्टम के बहुत आसान क्वेश्चन है। एरर रिस्पॉन्स आपको दे रखा है, अब डैम्पिंग रेशियो निकालना है, तो एरर रिस्पॉन्स के लिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अगर एरर रिस्पॉन्स का फॉर्मूला आप देखें यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए, तो आपका होता है ω_n/√1 माइनस जीटा स्क्वायर e⁻⁻ζ⍵n इंटू टी साइन ऑफ ω dt प्लस फाइव।
ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर आप कंपेयर करें इस जीटा ओमेगा एन को इससे, तो आपका आएगा जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 8। और ये साइन ओमेगा डी को आप इससे कंपेयर कर लें, साइन ओमेगा डी क्या होता है, एक्चुअली ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक। इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे आप इससे कंपेयर करें तो 6। अब इसको, इस पूरे इक्वेशन को आप स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड से, तो आ जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर जीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओमेगा एन इंटू जीटा का वैल्यू है 8, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसको अगर आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी 10। ओमेगा एन 10 आ गया तो आप इससे जीटा भी निकाल सकते हैं। जीटा की वैल्यू हो गई आपकी 8/10, ठीक, 8/10 मतलब 0.8। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन सीधा सीधा दिख जाएगा 0.8, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम का है, सिंपल सा मतलब क्वेश्चन है, ज़्यादा वो नहीं है। एक सिस्टम मैट्रिक्स दिया है, अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया है, इसका आप वैल्यू निकालिए। तो आप इसका लाप्लास ले सकते हैं, जैसे आप लाप्लास लेंगे तो 1/s² प्लस 2s प्लस 3 होता है ना, ये हो गया। इसको अगर आप s² को कॉमन ले लें, बाहर ले जाएं, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2/s माइनस 3/s², ठीक। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लिए, जैसे अपन सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, तो आपको याद होगा इसको अपन ऐसे लेके चलते थे, यहाँ 1/s हो गया, यहाँ 1/s हो गया। इस पॉइंट से अपन इसको अपन ले लिए -2, और इस पॉइंट से ले लिए यहाँ पे -3, ठीक। ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है इसको बनाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोफिशिएंट कितना, -2 -3। अब आप यहाँ बस ऑप्शन में देख लीजिए कि ऐसा कुछ आ रहा है क्या कहीं पे, तो आपको एक ही ऑप्शन में दिखेगा सीधा -2 -3, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईएमटी का क्वेश्चन है, वेव गाइड का, सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर रेक्टेंगुलर वेव गाइड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, आपका डायमेंशन है 5.1 सेंटीमीटर और ये है आपका 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट मोड क्या होगा। आपको पता है कि जब ये ए और ये बी, ठीक है, ये ए इज ग्रेटर देन बी होता है, तो डोमिनेंट मोड क्या हो जाता है, TE10 मोड, ये आपका डोमिनेंट मोड होता है ना। और अगर बाई चांस बी इज ग्रेटर देन ए होगा तो क्या बनेगा, TE01 मोड, है ना। तो अभी अपन को ये लेके चलना है, TE10 मोड विल बी द डोमिनेंट। तो उस केस के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है, MC/2A, जिसमें M की वैल्यू कितनी हो जाती है, M की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 है, ठीक, तो 1 हो जाती है। तो C/2A होता है, तो C मतलब 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × A कितना है 5.1 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कर लीजिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सिंपल सा बात, तो आपको सीधा मतलब अगर सिर्फ इसको 5 लेके चलेंगे तो 2 5 10, ठीक है, और इसको करेंगे तो 3 गीगाहर्ट्ज के आसपास आएगा, लेकिन 5.1 है तो थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे तो थोड़ा कम होगा, तो 3 से थोड़ा कम, तो आपको ये ऑप्शन सीधा दिख जाएगा। बिना कैलकुलेटर के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 63, वो क्या बोलता है कि ब्लाइंड स्पीड निकालना है। MTI रडार आपको दे रखा है, 5 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी आपको पता है 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक। और तो इससे लैम्डा निकल सकता है क्या, C/F तो हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁹, ठीक। तो ये इससे लैम्डा निकल सकता है। और पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है FP, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी 800 दे रखा है। अब आपको लोवेस्ट 3 ब्लाइंड स्पीड निकालना है। ब्लाइंड स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, n इंटू लैम्डा इंटू पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसमें आप वैल्यू को रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे n की वैल्यू, चलिए पहले तो 1 लेके चलते हैं, तो 1 है, लैम्डा की वैल्यू है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁹, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 तो था ही, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और FP हमारा 800 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड। और इसी को अगर kmph में लिखना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 इंटू आपको डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 10 आप कर दीजिए, ठीक है, kmph में करने के लिए, जिसका आंसर आपका आ जाएगा 86.4 kmph, ठीक। लेकिन ऑप्शन में कहीं 86.4 कहीं नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, n को बढ़ा के देखते हैं, n को 2 रख के देखते हैं। तो 2 अपन करते हैं इसको,
तो क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना आया 172.8। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, एक 172.8 है, तो सीधा सीधा आंसर यही होगा। क्योंकि उसके आगे अगर आप n इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा, 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा, तो उतना आपको कैलकुलेशन करना ही क्यों है जब बी ऑप्शन आपको दिख गया तो। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो बोल रहा है कि बेस करंट है, इनपुट बायस करंट निकालना है। तो इनपुट बायस करंट होता है इनपुट का जो बेस करंट का आपका एवरेज। ठीक, तो दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, 16 माइक्रो एम्पियर प्लस 20 माइक्रो एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करें तो आपको सिंपल सिंपल 36 बाय 2 18, तो 18 माइक्रो एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेन ऑफ बफर एम्पलीफायर। ठीक, तो बफर एम्पलीफायर का आपको पता होगा कि गेन उसका, जो अगर बफर एम्पलीफायर है इसका गेन कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो इसका जो गेन होगा वो यूनिटी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए एक लो पास फिल्टर है जिनका इनपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है, इनपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो वो आपका 25 दे रखा है। इनपुट वोल्टेज निकालना है, इनपुट वोल्टेज निकालना है। ठीक है, नहीं नॉइस, व्हाट विल बी द नॉइस वोल्टेज, नॉइस वोल्टेज निकालना है आपको, नॉइस वोल्टेज निकालना है। अगर इनपुट वोल्टेज 5 मिली वोल्ट आपको दे रखा है, 5 मिली वोल्ट। ठीक, तो आपको पता होगा कि जो पावर होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है या फिर आई स्क्वायर आर होता है। अगर आर को कांस्टेंट ले ले 1 मान ले तो वी स्क्वायर होता है या फिर आई स्क्वायर होता है ना, पावर का मतलब ये। तो अगर इनपुट वोल्टेज दिया है तो इनपुट पावर निकल सकता है क्या, इनपुट पावर, तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए तो कितना होगा 25 इंटू 10⁻⁻6, यही होगा। अब देखिए ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो दे रखा है तो इसका मतलब है ये सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर आपको दिया हुआ है। तो सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर मतलब, और सिग्नल पावर तो अपन निकालिए 25 है, तो 25 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे डिवाइडेड बाय नॉइस पावर अपन को मालूम नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू 25 करेंगे तो नॉइस पावर अपन को निकल जाएगा, कितना होगा 1 इंटू 10⁻⁻6। नॉइस पावर आ गया तो नॉइस वोल्टेज निकल सकता है क्या, नॉइस वोल्टेज। ठीक है, नॉइस वोल्टेज के लिए क्या करना होगा, पावर का अंडर रूट करना होगा, तो अंडर रूट करेंगे मतलब 1 इंटू 10⁻�6 का अंडर रूट मतलब 10⁻3, तो 1 मिली वोल्ट होना चाहिए। तो देखिए सी ऑप्शन आपको सीधा सीधा दिख रहा है 1 मिली वोल्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एज कंपेयर टू क्लास ए, ठीक है, एम्पलीफायर क्लास बी एम्पलीफायर क्या देगा, ऑफर करेगा। तो आपको ये वाला डायग्राम मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, ऐसा वाला जिसमें क्लास ए यहाँ लाई करता है, क्लास बी यहाँ, क्लास ए बी यहाँ पे, फिर यहाँ पे सी और डी आगे। तो अगर आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे एफिशिएंसी जो है वो बढ़ता चला जाता है। आपको पता है कि क्लास ए का जो एफिशिएंसी है वो 50% होता है, जबकि क्लास बी का होता है 78.5%। तो एफिशिएंसी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उतना ही डिस्टॉर्शन भी, जैसे क्लास बी में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन भी होता है जो क्लास ए में नहीं होता, तो डिस्टॉर्शन भी बढ़ता चला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हायर एफिशिएंसी तो होगा लेकिन हायर डिस्टॉर्शन भी होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एक रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज है, उसका नॉर्मल वैल्यू ऑफ जो गेज फैक्टर है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो वो लाई करता है -12 से 5 के बीच में लाई करता है जो गेज फैक्टर है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक पोटेंशियोमीटर टाइप डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, जैसे कि एलवीडीटी है, उसको भी अपन बोलते हैं पोटेंशियोमीटर टाइप डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो उसका जो रिस्पांस है, ठीक है, उसका जो रिस्पांस होता है डायनेमिक रिस्पांस, वो कैसा होता है। तो आपको बता दूं कि इसका जो डायनेमिक रिस्पांस है वो पुअर होता है। ठीक है, और रेजोल्यूशन भी उतना अच्छा नहीं होता, वो भी पुअर होता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पुअर डायनेमिक रिस्पांस एंड पुअर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि अब वेव गाइड टी है, मान लीजिए एक वेव गाइड टी है जिसमें एक्सेस ऑफ इट्स साइड आर्म, जो उसका साइड आर्म का जो एक्सेस है उसको शंट कर दिया गया। इस शंटिंग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, मेन गाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको शंट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको अपन एच प्लेन टी बोलते हैं, ठीक है, एच प्लेन टी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शंट किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लिया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को शंट बोल रहा है, इसलिए एच प्लेन टी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मतलब ईडीसी का है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको क्या बोलता है, टोटल एफिशिएंसी ऑफ इंजेक्शन लेजर आपको दे रखा है गैलियम आर्सेनाइड का, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी आप लिख लेते हैं ईटा टी, कितना दिया है? 18% दिया है, ठीक। और उसके बाद आपका वोल्टेज अप्लाइड टू द डिवाइस आपको पता है कितना है? 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। और बैंड गैप आपको पता है, क्वेश्चन में दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी निकालना है। तो एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही होता है टोटल एफिशिएंसी इनटू आपका जो ईजी होगा डिवाइडेड बाय वी, ठीक है, इनटू 100%, जो भी आप करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 18% इनटू आपका ईजी है 2.5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 2.5 वोल्ट, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 18% ही आ जाएगा। तो सिंपल आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वो आपका यहाँ पे सिंपल सा क्या निकालने बोला है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंथ आपको दे रखा है कितना? 10⁻³ सेंटीमीटर। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय लेंथ होता है। इसको आप कर लें 10⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻³ तो वैल्यू आ जाएगा 10 गीगाहर्ट्ज, ठीक। तो ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73rd है। ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है माइक्रोवेव का, कि एक तो मैग्नेट्रॉन जो होता है ना, उसमें जो वो होते हैं एनोड पोल्स होते हैं, उसमें फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए ताकि जो ऑसिलेशन है वो सेल्फ कंसिस्टेंट हो सके, ठीक, ऐसा वो पूछ रहा है। तो उसका आंसर होता है n π/4। n π/4 वैल्यू अपन रखते हैं दोनों का, मतलब दो एनोड पोल के बीच का जो फेस है उसको, ताकि सेल्फ कंसिस्टेंट ऑसिलेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपोगेटेड इन वेव गाइड, ठीक है। आपका जो वेव गाइड है उसमें आपका जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजा जाता है तो वो कैसे प्रोपोगेट करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वेव गाइड कैसा है, मेटल बॉडी होता है। और मेटल बॉडी में जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराता है तो मेटल क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। उसको ना कि अपने में कंडक्ट कराने की कोशिश करता है, उसको रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट। तो इसका आंसर होगा कि प्रोपोगेशन इज बाय रिफ्लेक्शन ओनली, ठीक। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि माइक्रोवेव का ही क्वेश्चन है, जो बोल रहा था कि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में क्या है, जो ट्रैवलिंग वेव ऐसे बीच में अपन ऐसे 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 करके लगाते हैं, ये तो इसमें अटीन्यूएटर लगाते हैं। तो अटीन्यूएटर इसीलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ पे ऑसिलेशंस को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो अगर एटीन्यूएटर नहीं होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एटीन्यूएटर नहीं होगा तो क्या होगा? तो एटीन्यूएटर नहीं होगा तो ऑसिलेशन आना शुरू हो जाएगा, तो ऑसिलेशंस आर पॉसिबल। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि डेटा को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए जो 4 बिट का कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सिंपल सा आंसर है, तो निबल। तो 8 बिट को हम लोग बाइट बोलते हैं, 4 बिट को हम लोग निबल बोलते हैं। उसके बाद फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हायर कोड रेट में और लो एसएनआर वैल्यू कंडीशन पे कौन सा चैनल कोड हम लोग को बेटर परफॉर्मेंस देता है? तो इसका सही आंसर होगा टर्बो कोड। टर्बो कोड ऐसा है कोड, चैनल कोड है जो लो एसएनआर वैल्यू पे भी आपका बेटर परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम से कि एफएम का एडवांटेज क्या है, ग्रेटेस्ट सिंगल एडवांटेज ऑफ एफएम। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को एफएम बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करता है, ना कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये कि एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे आते हैं इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में स्नेल्स लॉ जो होता है
वो क्या कैसे डिफाइन करता है, तो वो तो आप लोगों को पता होगा, इसका सिंपल फॉर्मूला है साइन थीटा सी जो होता है वो ईटा 2 बाय ईटा 1 होता है। तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा साइन थीटा सी ईटा 2 बाय ईटा 1, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो मोस्ट पॉपुलर फ्रीक्वेंसी बैंड होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, आपको बता दूं वो 6/4 गीगाहर्ट्ज होता है, मतलब अपलिंक जो फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज होती है और डाउनलिंक 4। तो ये ऑप्शन सीधा दिख रहा है, वो आपका सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव का है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जो माइक्रोस्ट्रिप लाइन होता है उसमें मोड्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मोड्स जो होते हैं उसमें हाइब्रिड टाइप के होते हैं, हाइब्रिड टीएम टीई मोड का, जिसको हम लोग क्वासी मोड भी बोलते हैं। तो क्वासी टीईएम मोड, ठीक। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी माइक्रोवेव का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि लो माइक्रोवेव पावर को अगर मेजर करना है, ठीक है, कितना लो है, 1 से 10 मिली वॉट है, तो किससे मेजर करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि देखिए 0.01 मिली वॉट से लेके 10 मिली वॉट तक नापना है ना, तब आप बोलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, बोलोमीटर। और 10 मिली वॉट से लेके अगर आप 1 वॉट तक नापना चाहो तब आप कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे देखिए 1 से 10 मिली वोल्ट तक ही आपको देखना है, तो ये तो इस रेंज में आ गया, तो बोलोमीटर टेक्निक विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपल माइक्रोवेव का क्वेश्चन पूछ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में बेस्ट टाइम जो इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है गैप में, वो किस पॉइंट पे करता है, किस एंगल पे। तो वो आपका आंसर जो है उसका वो पाई/2 में करता है, तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन इम्पैक्ट डायोड का पूछ दिया है कि इम्पैक्ट डायोड का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना होता है। तो ऐसे तो देखिए अगर आप नेट वगैरह में कहीं पे भी देखेंगे तो ये 3 से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में आता है, उस हिसाब से आंसर इसका नन ऑफ द अबव होगा। लेकिन एक कहीं कहीं आपको इसका वैल्यू मिलता भी है कि 0.5 से 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 0.5 से 100 मेगाहर्ट्ज। तो ये ऑप्शन भी लिया जाता है, ठीक। तो इस पे अगर आपको एकदम स्ट्रॉन्ग वो मिले तो आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बाकी आंसर तो बी लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए 85 में क्वेश्चन में आते हैं, वो है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप लेना पड़ेगा और लाप्लास लेना पड़ेगा। तो इंडक्टर को अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 1/CS से करते हैं, तो सी की वैल्यू है हाफ इंटू एस, और ये इंडक्टर है इसको भी अपन एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा एस प्लस, पैरेलल में है तो पैरेलल में ये 2/s ऊपर चला जाएगा, 2/s इंटू एस डिवाइडेड बाई 2/s प्लस एस। तो इसको अगर अपन यहाँ से सॉल्व करें, ये आ गया, तो इसको आप एस प्लस ये तो कट जाएगा, तो 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2s हो जाएगा, और ये हो जाएगा s² प्लस 2, ठीक है। इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो s³ प्लस 2s प्लस 2s मतलब s³ प्लस 4s डिवाइडेड बाय s² प्लस 2। इसको आप मैच कर लीजिए, किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, तो s³ प्लस 4s s² प्लस 2, तो बी ऑप्शन से ही सीधा सीधा मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोलता है कि ऐसा कौन सा थ्योरम है जो बोलता है कि पीरियोडिक सिग्नल का एवरेज पावर वो बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। तो ये पार्सेवल साहब का कहना था, पार्सेवल पावर थ्योरम यही कहता था कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होता है, जो एवरेज पावर होता है, वो आपका सम होता है स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व साइन c²t, साइन c²t का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपका 1 होगा, ठीक है। जो उसका पूरा अपन एरिया निकालेंगे वो आपका 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिग्नम फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या रिलेशनशिप है। तो सिग्नम फंक्शन आपको पता होगा ये और ये +1 और -1 पे ऐसा एग्जिस्ट करता है, जबकि ut जो होता है वो सिर्फ आपका +1 पे एग्जिस्ट करता है, और अगर एक डीसी सिग्नल लेना है तो वो ऐसा एग्जिस्ट करता है 1 पे। तो अगर आप 2 इंटू यूटी करें,
ठीक है, 2 इंटू यू टी करें और उसको आप डीसी सिग्नल से माइनस कर दें, 2 इंटू यू टी। तो देखिए यहाँ पे जीरो है एक तो नेगेटिव में, तो जीरो माइनस ऑफ वन करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, तो -1 मतलब नीचे। और जो राइट साइड में 2 है, 2 को -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर, तो ये सिग्नम फंक्शन आ जाएगा, तो 2ut-1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब दिया हुआ है फाइनल वैल्यू निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, एफ टी आपको निकालना है, क्योंकि एफ टी मतलब सिग्नल उसका फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो आपका लिमिट, इसी को अगर लाप्लास में निकालें तो एस टेंडिंग टू जीरो एस एफ एस भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एस एफ एस मतलब ये एफ एस तो दिया हुआ है, इसको एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एस की वैल्यू जीरो रख दीजिए, तो एस एस कटा, फिर एस की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू खत्म, ये वैल्यू खत्म, ये वैल्यू खत्म, ये वैल्यू खत्म, कितना आ गया 4/5, तो 4/5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल बोलता है कि डेल्टा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर होता है 1, तो ये आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। इसमें क्या बोलता है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, 2 रेजिस्टर है, बैटरी सोर्स दिया हुआ है, पावर सप्लाइड कितना हो रहा है इससे निकालिए। तो आप क्या करिए, लूप ले लीजिए, तो -60 प्लस 30i प्लस आपका 2vx प्लस आपका क्या बोलते हैं इसको, आप -vx ले लीजिए इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा 60 प्लस 30i, ठीक है, -60 प्लस 30i प्लस vx इक्वल टू 0। और vx की वैल्यू कितनी है, vx की वैल्यू है -10 ऑफ i, है ना, या क्योंकि रेजिस्टेंस इनटू करंट हो जाएगा, तो ये हो गया। इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे तो आई की वैल्यू आपको निकल के सामने आ जाएगी। आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आपको यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक। और पावर निकालना है तो आपको पावर तो Vx भी आ जाएगा, Vx कितना आ जाएगा -30, ठीक। अब आपको पावर निकालना है तो पावर के लिए होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज कितना दिया है 2Vx दे रखा है इस पे, और करंट कितना है 3, ठीक, 2, और Vx कितना है -30 और करंट, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 9 2 18 180, और माइनस आएगा, माइनस को छोड़ दिए क्योंकि वो तो करंट का दिशा के ऊपर है, तो 180 वॉट इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है और एक फिगर है जिसका नेटवर्क आपको सिंगल कैपेसिटर है, सेवरल रेजिस्टर है। अब आपको करंट निकालना है R1 पे, ठीक है, करंट आपको R1 पे निकालना है। तो देखिए, जिस इस पे करंट निकालते हैं, करंट डिवीजन रूल के हिसाब से उसके अपोजिट अपन लेके चलते हैं, ठीक है, और उसको डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे टोटल R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 और उसका आपका टाइम कांस्टेंट। तो आप इसको ना ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, आपको भी बताता हूँ, ठीक है। देखिए, पहले तो ऑप्शन से आप देख लीजिए कि ऑप्शन में टाइम कांस्टेंट, तो देखिए जब भी आरसी सर्किट होता है तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है T/RC, और उसमें RL सर्किट होता है तो R/L इंटू टी होता है। तो यहाँ पे T/RC क्या है, देखिए T/RC है, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो ये तो सही है, यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी ऑप्शन तो मैच कर रहा है V0/R इक्वल। यहाँ पे आपको क्या बोला था मैं, करंट जिस उसमें निकालना है उसका अपोजिट लेके चलना है, तो R3 डिवाइडेड बाय R टोटल रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R3, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर सिंपल आरसी सर्किट। तो आपको मैं बताया टाइम कांस्टेंट को पहले चेक कर लीजिए, तो T/RC है, TR/C खत्म, TC/R खत्म, TC/R खत्म, तो सिंपल ये ऑप्शन करेक्ट है। इतना आसान है इसको चेक करना कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये एकदम आसान क्वेश्चन, सिंपल ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है कि बी ब्रांच है, एन नोड है, तो लिंक कितना होगा। ये बचपन से पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला B-N+1 होता है नंबर ऑफ लिंक का, तो B-N+1 विल बी द करेक्ट आंसर 94 का डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि लोड रेजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, मतलब लोड रेजिस्टर की ऐसी वैल्यू निकालिए जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो RL की वैल्यू होती है वो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होती है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए डीसी सोर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है और एसी सोर्स को ओपन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट है तो 6 पैरेलल विद 12 आएगा। 6 पैरेलल विद 12 कितना होता है, 4 ओम होता है। और 4 ओम को सीरीज में आप जब लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 7, और फिर ये भी सीरीज में आ जाएगा 7 + 2 9। तो 9 ओम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है गुड कंडक्टर के लिए, तो गुड कंडक्टर के लिए जो होता है वो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होता है। इसको एकदम याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, आपको क्या बोलता है, एक न्यूमेरिकल दे दिया है और आपको सॉल्व करने बोलता है कि करंट की वैल्यू निकालिए। तो आप इसमें क्या करिए, लूप लगा दीजिए। तो आपको आ जाएगा -10 + 4.7 के इंटू आपका जो भी आई है, प्लस इसका वैल्यू सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट लेंगे, प्लस ये R2 है तो 2.2 के है इंटू आपका जो भी आई है, फिर ये -5 वोल्ट है तो -5 = 0। तो इस पूरे इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2.07 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये सीधा सीधा ए ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 98। ये क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो ये बताता है कि सेमीकंडक्टर एन टाइप का है कि पी टाइप का। तो ये हॉल इफेक्ट बोलता है। हॉल इफेक्ट के लिए इसी कारण से अपन यूज करते हैं कि सेमीकंडक्टर पी टाइप की एन टाइप है वो पता चल जाए। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर आपका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर आपका एमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। इसका जो एमीटर बेस जंक्शन होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो अलग अलग मोड पे काम करता है, मतलब फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। अगर कट ऑफ करना है, कट ऑफ, तो दोनों को रिवर्स बायस कर लीजिए। अगर आपको उसमें लाना है, आपको ये इसको सैचुरेशन मोड में लाना है तो आप दोनों को फॉरवर्ड बायस कर लीजिए। अगर एम्पलीफायर की तरह करना है तो इसको फॉरवर्ड बायस, इसको रिवर्स बायस, ऐसे चलता है। तो कट ऑफ पूछा है क्वेश्चन में, तो कट ऑफ के लिए दोनों को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको दे रखा है कॉमन एमीटर का। अब आपको क्या जो लार्ज सिग्नल करंट गेन है और स्मॉल सिग्नल करंट गेन वो निकालना है। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, IC/IB होती है ना। तो आप क्या यहाँ पे S पे निकालना है, तो IC कितना है, 15 मिली एम्पियर है ना, 15 मिली एम्पियर। और आपका B कितना है, 300 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। और R पे अगर आपको निकालना है तो R पे कितना है, 7.5 मिली एम्पियर। ठीक, डिवाइडेड बाय आपका आता है 150 माइक्रो एम्पियर। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको भी आंसर आता है 50। तो आप देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। हाँ, तो 50-50 मैच कर रहा है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। ठीक, तो ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ये 50 क्वेश्चन अभी लेके आया था। उसके बाद नेक्स्ट जो 101 से लेके 150 वाला है वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका, जिसका लिंक आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा यहाँ पे। तो आपको मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए आंसर की लेके आया हूँ। आप होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और ये कॉन्सेप्ट आप कोई और एग्जाम में भी देंगे तो उसमें भी आपको ये मददगार होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आते हैं दूसरे दूसरे एग्जाम में भी रिपीट करते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को। जय हिंद, जय भारत।